वज़ीर आज़म की इलेक्शन के बाद जो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें भी हम मुस्लिम लीग नवाज़ का शुक्रगुजार हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सदर जरदारी साहब का हमायत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंसी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। अभी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने राष्ट्रपति पद के लिए आसिफ अली जरदारी को चुना है। पीडीएम क्या है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का गठबंधन है। इन्होंने साथ में पाकिस्तान में नई सरकार बनाने का फैसला किया है। इसमें कई और छोटी मोटी पार्टियां भी शामिल हैं, मगर असली पावर पीएमएलएन और पीपीपी में ही बटेगी। इसी शेयरिंग फॉर्मूले के तहत प्रधानमंत्री की कुर्सी पीएमएलएन के शहबाज शरीफ को ऑफर हुई है। इसी बीच मौजूदा राष्ट्रपति आरिफ अलवी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा था। जैसा गणित है, इस कुर्सी पर पीडीएम गठबंधन का जीतना तय माना जा रहा है। पीडीएम ने अपने गणित में राष्ट्रपति का पद पीपीपी को ऑफर किया था। अगर सब कुछ ठीक चला तो पीपीपी के को चेयरपर्सन और बिलावल के अब्बा आसिफ अली जरदारी मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले सकते हैं। तो आज हम जानेंगे पाकिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, आसिफ अली जरदारी की असली कहानी क्या है और क्या वो पीडीएम गठबंधन को बचाकर रख पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात आसिफ अली जरदारी की, जिनका पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनना तय माना जा रहा है। पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। पाकिस्तान में राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, यानी राष्ट्र के अध्यक्ष, जैसा कि भारत में है। राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। कोई भी कानून उनके दस्तखत के बिना लागू नहीं हो सकता। फिर भी उन्हें अधिकतर फैसलों के लिए प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि मौजूदा व्यवस्था बहुत पुरानी नहीं है, ये 2010 में शुरू हुई थी। उससे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर होते थे। प्रधानमंत्री की कुर्सी राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर रहती थी। जब चाहा तब बिठाया, जब चाहा उतार दिया। पूरा इतिहास आगे विस्तार से बताएंगे। फिलहाल राष्ट्रपति की कुछ मुख्य शक्तियों के बारे में जान लीजिए। वो पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। संसद के दोनों सदनों पर फाइनल मुहर राष्ट्रपति की लगती है। वो प्रधानमंत्री की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तीनों सेनाओं के चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यों के गवर्नर नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को भंग कर सकते हैं। सरकार की शक्ति इसी सदन में निहित है। उनके पास सजायाफ्ता शख्स को माफी देने का अधिकार होता है और कार्यकाल के बीच में राष्ट्रपति के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कौन बन सकता है राष्ट्रपति? पाकिस्तान का नागरिक हो, मुस्लिम हो, उम्र कम से कम 45 बरस हो और नेशनल असेंबली का मेंबर बनने की अहर्ता पूरी करता हो। उसका नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर होना जरूरी नहीं है। हालांकि अगर वो किसी असेंबली में है तो राष्ट्रपति बनते ही वो सीट खाली करनी पड़ती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 बरस का। और जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव पूरा ना हो जाए तब तक वो पद पर बना रह सकता है। जैसे कि मौजूदा राष्ट्रपति आरिफ अलवी का कार्यकाल 9 सितंबर 2023 को पूरा हो गया था, मगर उस वक्त नेशनल असेंबली और चारों राज्यों की प्रोविंशियल असेंबली भंग थी, इसलिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज की वापसी हो रही है। उनके बैठते ही नए राष्ट्रपति का चुनाव भी पूरा कर लिया जाएगा। चुनाव का प्रोसेस भी आपको बताते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए चुनाव होता है। इलेक्टोरल कॉलेज ऐसे सम लोगों का समूह है जिन्हें आम लोगों के वोट से चुना जाता है। पाकिस्तान में इलेक्टोरल कॉलेज कैसे काम करता है? नेशनल असेंबली, सेनेट और चारों राज्यों की प्रोविंशियल असेंबली के चुने सदस्यों को मिलाकर तैयार होता है। टोटल कितने वोट हैं? नेशनल असेंबली में 336, सेनेट 100। चारों राज्यों को बराबर का दर्जा मिला हुआ है। सबसे कम सीटें बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली में है, 65। इतने ही वोट पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को मिले हैं। टोटल हुआ 336 प्लस 100 प्लस 260 यानी कि 696। बहुमत का आंकड़ा है 349। ये कांटा पार करने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति बनता है। चुनाव की डेडलाइन 9 मार्च 2024। 8 फरवरी 2024 को नेशनल असेंबली और चारों प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए चुनाव कराए गए। नतीजों में क्या आया? नेशनल असेंबली में पीडीएम गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है। पंजाब में पीएमएलएन सरकार बनाने की स्थिति में ये पीडीएम गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुमत है। पीपीपी भी पीडीएम का हिस्सा है।
खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार बहुमत में है। बलूचिस्तान में कोई भी पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो कुल जमा बात है कि पीडीएम गठबंधन इलेक्टोरल कॉलेज के बहुमत की रेस में सबसे आगे है। उसने आसिफ अली जरदारी को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। दूसरे नंबर पर पीटीआई समर्थित निर्दलीय सांसद हैं। हालांकि उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का कोई अता पता नहीं है, इसलिए पूरी संभावना है कि जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति होंगे। बाकी के 13 राष्ट्रपतियों की कहानी क्या है? अगस्त 1947 में विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान अलग मुल्क के तौर पर सामने आए। दोनों ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुए थे, इसलिए आज़ादी के बाद दोनों ने पुराने शासन की कई व्यवस्थाओं को अपने यहाँ लागू रखा। इनमें से एक था गवर्नर जनरल का पद। भारत का संविधान जनवरी 1950 में लागू हो चुका था। इसमें गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया, उसकी जगह राष्ट्रपति वाला सिस्टम लाया गया। लेकिन पाकिस्तान में पहला संविधान लागू होने में 9 बरस लग गए। तब तक गवर्नर जनरल का पद बरकरार रहा। 1956 में पाकिस्तान में पहला संविधान आया। उस समय इस्कंदर मिर्जा गवर्नर जनरल हुआ करते थे। जैसे ही संविधान लागू हुआ, वो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बन गए। उनके पास अपने विवेक से आपातकाल की घोषणा करने और प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने की शक्ति थी। फिर अक्टूबर 1958 में आर्मी चीफ अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा का तख्ता पलट कर दिया। संविधान भंग कर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। प्रधानमंत्री की कुर्सी खत्म कर दी। फिर बिना चुनाव के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ गए। अयूब ने वैधता का अमली जामा पहनाने के लिए बेसिक डेमोक्रेसी नाम का सिस्टम लाया। इसमें कुछ चुने हुए कैंडिडेट्स को वोटिंग की इजाजत थी, सीक्रेट बैलेट के जरिए। फिर आया 1962 का साल। अयूब खान की निगरानी में नया संविधान बना। 1965 के राष्ट्रपति चुनाव में अयूब खान को मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना से कड़ी टक्कर मिली, मगर अयूब ने बेसिक डेमोक्रेट्स को पैसे और धमकी देकर खरीद लिया था। वो आसानी से जीत गए। हालांकि कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 1969 में फौज के अंदर अयूब के खिलाफ विद्रोह हुआ। उन्हें कुर्सी याया खान के हवाले करनी पड़ी। दिसंबर 1971 में भारत से मिली हार के बाद याया ने इस्तीफा दे दिया। तब कुर्सी जुल्फिकार अली भुट्टो के पास आई। भुट्टो की निगरानी में पाकिस्तान का तीसरा संविधान बना। 1973 में ये लागू हुआ। इसमें राष्ट्रपति के पद को शक्तिहीन बना दिया गया। प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होने लगे। पीएम की कुर्सी भुट्टो ने अपने पास रखी और चौधरी फजल इलाही को राष्ट्रपति बना दिया। फिर 1977 में आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया। मुल्क की कमान अपने हाथों में ले ली, मगर इलाही को नहीं उतारा। फिर एक दिन उनके पास भुट्टो का डेथ वारंट आया। तब इलाही ने इस्तीफा दे दिया। इलाही के बाद जनरल जिया खुद राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने 1973 के संविधान में संशोधन कराया और राष्ट्रपति को सर्वे सर्वा बना दिया। जनरल जिया के पास नेशनल असेंबली भंग करने की शक्ति आ गई। फिर 1988 का साल आया। जनरल जिया की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद गुलाम इसाक खान राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने कार्यकाल में 2 सरकार बर्खास्त की। 1990 में बेनजीर भुट्टो और 1993 में नवाज शरीफ बर्खास्तगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली, मगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच पटरी नहीं खा रही थी। आखिर में फौज ने दखल दिया। फिर दोनों को कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसाक खान के बाद वसीम सज्जाद 119 दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर नवंबर 1993 में पीपीपी के फारूक लेगारी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। कार्यकाल के अंतिम दिनों में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ तकरार हुई। दिसंबर 1997 में उनको इस्तीफा देना पड़ा। अगले 30 दिनों के लिए फिर से वसीम सज्जाद की वापसी हुई बतौर कार्यवाहक राष्ट्रपति। जनवरी 1998 में नवाज शरीफ की सरकार मजबूती से चल रही थी। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारा, मोहम्मद रफीक तरार। वो चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए। तरार के सामने ही नवाज शरीफ का तख्ता पलट हो गया, मगर वो चुप्पी साधे कुर्सी पर बैठे रहे। उतरे जून 2001 में। तब तक परवेज मुशर्रफ ने खुद को मुल्क का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। मुशर्रफ अगस्त 2008 तक राष्ट्रपति रहे। उस वक्त तक पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार आ चुकी थी। फिर सितंबर 2008 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। इसमें पीपीपी के आसिफ अली जरदारी की जीत हुई। उन्होंने 5 बरस का कार्यकाल पूरा किया और अपने कार्यकाल में ही संविधान संशोधन करवा पीएम पोस्ट को मजबूत बनाया। इसको जरदारी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। जरदारी के बाद 2 और राष्ट्रपति हुए, ममनून हुसैन और आरिफ अलवी। ममनून हुसैन पीएमएलएन से थे। उनके कार्यकाल के दौरान केंद्र में पीएमएलएन की सरकार थी। अलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई से हैं। उनके कार्यकाल के शुरुआती 43 महीने पीटीआई की सरकार रही। वहां तक सब कुछ हंसी खुशी बीता। फिर अप्रैल 2022 में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पास करा लिया। पीटीआई की सरकार गिर गई। चूंकि
नई सरकार में पीटीआई की विपक्षी पार्टियां थीं, इसलिए अलवी और सरकार के बीच पूरे समय झगड़ा चलता रहा। कई बार बात महाभियोग तक भी पहुंची। हालांकि अलवी पद पर बने रहे, कार्यकाल पूरा किया, एक्सटेंशन भी मिला। अब मार्च 2024 में नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। जैसा कि हमने पहले बताया, इसमें आसिफ अली जरदारी का दूसरी बार राष्ट्रपति बनना तय है। तो आसिफ अली जरदारी की कहानी क्या है, ये भी जानते हैं। आसिफ की पैदाइश जुलाई 1955 की है, पाकिस्तान के कराची में। उन दिनों कराची मुल्क की राजधानी हुआ करती थी। आसिफ के पिता हाकिम अली जरदारी सिंध के सबसे रसूखदार लोगों में से थे। उनके पास बेहिसाब पुश्तैनी ज़मीन थी, अपना बिजनेस था, राजनीति में भी उनका पर्याप्त दखल हुआ करता था। शुरुआती दिनों में आसिफ का ध्यान फैमिली बिजनेस संभालने पर था। फिर आया 1987 का साल। लंदन में सनम भुट्टो के घर कुछ मेहमानों का जमावड़ा हुआ। सनम भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो की बहन है। उनके घर पर बेनज़ीर ने आसिफ की तरफ इशारा कर कहा, ये मेरे मंगेतर हैं। बेनज़ीर आज़ाद ख्यालों वाली महिला थी। अरेंज्ड मैरिज की घोषणा ने सबको हैरान कर दिया, मगर जानकारों के लिए निकाह से ज़्यादा राजनीतिक समझौता था। पिता जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद से बेनज़ीर निर्वासन में रह रही थी। उनकी पार्टी पीपीपी की हालत खस्ता थी। आसिफ जरदारी से निकाह ने उन्हें पार्टी को खड़ा करने का भरोसा दिया था। 1988 के चुनाव में पीपीपी की सरकार बनी और बेनज़ीर बनी प्रधानमंत्री। उनकी सरकार 2 बरस तक ही चल पाई। उनकी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दी गई थी। कहा जाता है इन आरोपों के केंद्र में आसिफ अली जरदारी ही थे। जब तक सरकार रही उनका सिक्का चला। सरकार गिरने के 1 महीने बाद ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। 3 बरस तक जेल में रहे। फरवरी 1993 में रिहाई हुई। उसी बरस बेनज़ीर की सत्ता में वापसी भी हुई। आसिफ अली जरदारी बेनज़ीर भुट्टो की सरकार में निवेश मंत्री बन गए। आरोप लगते हैं कि उस दौरान दोनों ने मिलकर खूब धांधली की, घूस के पैसे से विदेश में संपत्ति बनाई। दावा किया जाता है कि जरदारी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के बदले 10% घूस में लेते थे, इसलिए उनको कई दफा मिस्टर 10% भी कहते हैं। इसको लेकर बेनज़ीर का भारी विरोध हो रहा था। इसी बीच उनका एक और विरोधी उभरा, बेनज़ीर का भाई मुर्तजा भुट्टो। वो पिता की मौत के बाद अफगानिस्तान भाग गया था। वहाँ एक चरमपंथी संगठन की स्थापना की। 1993 में उसने निर्वासन में रहते हुए चुनाव जीता, फिर वापस लौटा। सितंबर 1996 में रहस्यमयी परिस्थितियों में उसकी हत्या हो गई। इसका इल्ज़ाम आया आसिफ अली जरदारी पर। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बेनज़ीर की सरकार को दूसरे आरोपों में बर्खास्त कर दिया गया। जरदारी 2004 तक जेल में रहे। उस वक्त पाकिस्तान की कमान परवेज मुशर्रफ के हाथों में थी और बेनज़ीर निर्वासन में रह रही थी। जेल से छूटने के बाद आसिफ अली जरदारी दुबई चले गए। फिर 2007 में पाकिस्तान में आम चुनाव की घोषणा हुई। निर्वासन में रह रहे नेताओं को क्षमादान मिला। बेनज़ीर चुनाव लड़ने के लिए वापस लौटी। चुनाव में बेनज़ीर की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन दिसंबर 2007 में एक रैली में उनकी हत्या हो गई। चुनाव आगे बढ़ाना पड़ा। बेनज़ीर की मौत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लीडरशिप वैक्यूम पैदा हुआ। तब आसिफ जरदारी ने पार्टी की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में पीपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उन्होंने पीएमएल-एन के साथ गठबंधन सरकार बनाई। इस सरकार ने मुशर्रफ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। बाद में मुशर्रफ देश छोड़कर भाग गए। उनके जाने के बाद राष्ट्रपति चुनाव हुआ। जरदारी ने चुनाव जीता, राष्ट्रपति बने। 2013 में कार्यकाल पूरा कर कुर्सी से उतरे। वो पाकिस्तान के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 2013 के चुनाव में पीपीपी की जबरदस्त हार हुई। पीएमएल-एन के नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। उनकी पार्टी ने ममनून हुसैन को चुनाव जितवाया। 2018 के चुनाव में पीटीआई के आरिफ राष्ट्रपति बने। आसिफ जरदारी नेशनल असेंबली का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। वहां विपक्ष की कुर्सी पर बैठे। अप्रैल 2022 में पीडीएम गठबंधन ने मिलकर इमरान खान की सरकार गिरा दी। जानकार कहते हैं इस गठबंधन के मास्टरमाइंड जरदारी ही थे। उन्होंने ही सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लाया था। फिर फरवरी 2024 में आम चुनाव हुए। इसमें किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। पीडीएम गठबंधन की पार्टियों में फूट पड़ चुकी थी। उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद फिर से गठबंधन की जरूरत महसूस हुई, लेकिन 12 दिनों तक पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पा रही थी। पीपीपी के चेयरमैन और आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल सरकार में हिस्सेदारी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, मगर 20 फरवरी को देर रात कहानी अचानक से पलट गई। बिलावल ने पीएमएल-एन के साथ मिलकर सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सेंटर में आसिफ अली जरदारी बैठे थे। कहा जा रहा है कि भले ही पीपीपी का चेहरा बिलावल हो, असली डोर आसिफ जरदारी के हाथों में ही है। उन्हीं के मूड पर पीडीएम 2.0 का भविष्य निर्भर करता है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी ईरान से है। 14 फरवरी को ईरान में कुछ गैस पाइपलाइंस पर हमला हुआ था। इसके चलते कुछ प्रांतों तक गैस की सप्लाई प्रभावित हुई थी। अब ईरान ने इस हमले का आरोप इजराइल पर लगाया है। इजराइल ने क्या कहा? उसने आरोपों को नकार दिया, कहा हमने हमला नहीं किया। हालांकि इजराइल का विदेशी जमीन पर हमले का पुराना इतिहास रहा है।
हालांकि वो अधिकतर दफा जिम्मेदारी लेने से बचता है। क्या पहली बार ईरान की गैस पाइपलाइन पर हमला हुआ है? नहीं, 2011 में इस्लामी क्रांति के सालगिरह के मौके पर एक अटैक हुआ था। पिछले साल दिसंबर में भी ईरान में एक साइबर अटैक हुआ था। इसके बाद ईरान के 70% पेट्रोल पंप ठप पड़ गए थे। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी विदेश में चल रहे किसान आंदोलनों से जुड़ी हुई है। कहां कहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं? पोलैंड के प्रोटेस्ट की 2 वजह हैं। पहली, पोलैंड सरकार ने यूक्रेन से अनाज का आयात बढ़ा दिया है। इससे घरेलू अनाज की कीमत घट रही है। किसानों की मांग है कि घरेलू अनाज को ज्यादा तरजीह दी जाए। दूसरी वजह, किसान आरोप लगा रहे हैं कि यूक्रेन से जो अनाज पोलैंड लाया जा रहा है उसमें यूरोपियन यूनियन के तय मानकों का पालन नहीं हो रहा है। ग्रीस में क्या चल रहा है? वहाँ के किसान मुआवजा और सब्सिडी मांग रहे हैं। डीजल की कीमत कम करने की अपील की है। इटली में क्या सीन है? यहाँ किसानों का कहना है कि ईयू ने एग्रीकल्चरल फ्यूल की कीमत बढ़ा दी है, जिससे किसानों का मुनाफा कम हो गया है। इसकी कीमत कम की जाए। और इसके अलावा भी ईयू के कई नियम हमारी प्रोडक्शन की कीमत बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा स्पेन, रोमानिया और पुर्तगाल में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इन प्रोटेस्ट का दायरा बढ़ने की आशंका है। देश दुनिया की और भी दिलचस्प खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।